जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम इस वीडियो में ग्रंथियाँ यानी एंडोक्राइन सिस्टम देखने वाले हैं। इसमें हम लोग ह्यूमन और पादप यानी जो आपके मनुष्य होते हैं और जो आपके पौधे होते हैं, उन दोनों में जितने भी हार्मोन्स पाए जाते हैं उनके बारे में देखेंगे, उनके फंक्शंस के बारे में देखेंगे और कहाँ से रिलीज़ होता है ये सब देखेंगे, और उनके क्या क्या हमारे शरीर में कार्य हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लैंड यानी ग्रंथियाँ क्या होती हैं। दोस्तों जो ग्लैंड होती हैं वो स्रावी कोशिकाओं की बनी होती है और इनसे तरल पदार्थ निकलता है, तो उनको ग्लैंड्स कहते हैं। अब बात करें हम लोग ग्लैंड के टाइप की, तो आप नीचे देख सकते हैं ये 3 टाइप के ग्लैंड पाई जाती है हमारे बॉडी में। एक होता है बाह्य स्रावित ग्रंथि जिसे हम लोग एक्सोक्राइन बोलते हैं। और दोस्तों जब आप साइंस पढ़ लें तो आपको कुछ वर्ड्स क्लियर होना चाहिए, जैसे एक्सो एंड एंडो। तो एक्सो का मतलब होता है बाहर और एंडो का मतलब होता है अंदर, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि साइंस में अक्सर ऐसे वर्ड आते रहते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं बाह्य स्रावित ग्रंथि की। तो बाह्य स्रावित ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो अपना तरल पदार्थ किसी नलिका द्वारा शरीर के भाग तक पहुंचाती हैं। जैसे आपकी श्वेत ग्रंथि हो गई, पसीना ग्रंथि हो गई, इसके लिए अलग से नालिकाएं होती हैं जिनके द्वारा ये तरल पदार्थ उस पार्ट में पहुंचता है जिसमें इसकी ज़रूरत होती है। दूसरा हम लोग बात करते हैं अंतःस्रावित ग्रंथि की। दोस्तों जो अंतःस्रावित ग्रंथि होती है ये आपके बॉडी की ऐसी ग्रंथि होती है जो अपना तरल पदार्थ रक्त के द्वारा वितरित करती हैं, यानी रक्त के द्वारा आपके बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं, तो उनको अंतःस्रावित ग्रंथि कहते हैं। और अंतःस्रावित ग्रंथि से जितने भी तरल पदार्थ निकलते हैं उनको हार्मोन्स कहा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड। तो हमारे बॉडी में कुछ ग्लैंड ऐसी भी पाई जाती हैं जो कि बाह्य स्रावित ग्रंथि और अंतःस्रावित ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करती हैं, तो उनको हम लोग मिक्स ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथियाँ बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे ग्रंथियों के टाइप क्लियर हो चुके होंगे, तो हम इनको डिटेल्स में देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंतःस्रावित ग्रंथि, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों आपके बॉडी में विभिन्न अंतःस्रावित ग्रंथि पाई जाती हैं, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, और इसमें एक और नाम है हाइपोथैलेमस, तो आपको उसको भी याद रखना है। तो आपके बॉडी में होता है हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और जनानांग। ये आपके बॉडी में अंतःस्रावित ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। तो आप देख सकते हैं जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, उसके ऊपर हाइपोथैलेमस पाया जाता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा होता है। और जो हाइपोथैलेमस होता है इसका काम शरीर के ताप, भूख, प्यास एवं तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करना होता है, और इससे 9 ऐसे प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं जो आपके पीयूष ग्रंथि से रिलीज होने वाले 7 हार्मोन्स को नियंत्रित करते हैं, और ये बॉडी की वृद्धि में और विकास में सहायक होते हैं, और इनके द्वारा उपापचय आदि की क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। तो आई होप आपको हाइपोथैलेमस समझ में आ गया होगा कि हाइपोथैलेमस क्या होता है। इसके बाद हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, यानी मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। तो बात करते हैं हम लोग पीयूष ग्रंथि की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड कलर में जो आपको दिख रहा है डायग्राम में, यह है पीयूष ग्रंथि, और ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहता है, और ये शरीर के पश्च भाग में पाया जाता है। और दोस्तों मैंने मस्तिष्क के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने उसको पूरा समझाया है, तो मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगा। आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर आएगी, आप उस पर क्लिक करके लास्ट में उस वीडियो को भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है वो हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है, जैसा कि मैंने बताया, और पीयूष ग्रंथि से विभिन्न हार्मोन्स निकलते हैं। तो हम उन हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन कि ग्रोथ हार्मोन क्या होता है। तो दोस्तों नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, और इसको सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी बोला जाता है। और आपको जैसा कि पता होगा कि कोई भी हार्मोन अगर निश्चित मात्रा में निकले तो उससे शरीर का लाभ होता है, यदि वो अल्प मात्रा में निकले तो उससे हानि होती है, यदि वो अधिक मात्रा में निकले तो उससे भी हानि होती है। तो हम भी देखते हैं यदि सोमेटोट्रोपिक यानी ग्रोथ हार्मोन कम स्त्रावण हो तो उससे क्या क्या हानि होगी। तो सबसे पहले जो हाइट होगी वो छोटी हो जाएगी, जिसको हम लोग बोनापन कहते हैं। और इससे एक और रोग होता है जो कि मुख्यतः वयस्कों में होता है, जिसको साइमन रोग कहा जाता है। दोस्तों आपको साइमन रोग के बारे में नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, जो साइमन रोग होता है इसमें जो व्यक्ति होता है वो पतला हो जाता है और उम्र से अधिक वृद्ध दिखने लगता है, यानी जो उसकी एक्चुअल एज होगी उससे अधिक वो वृद्ध दिखने लगता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसका कम स्त्रावण से क्या क्या होता है। अब हम देखते हैं कि यदि ग्रोथ हार्मोन के अधिक स्त्रावण हो तो उससे क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो दोस्तों जो ग्रोथ हार्मोन होता है इसकी बाल अवस्था में
या किशोर अवस्था में अधिक स्त्रावण हो तो उसके कारण अतिकायिता हो जाता है, जिसमें जो हमारे बॉडी होते हैं या फिर हमारे जो बॉडी के पार्ट होते हैं उनका विकास कुछ ज़्यादा हो जाता है और जो शरीर है वो भीमकाय दिखने लगता है। और दोस्तों ये हार्मोन अगर वयस्कों में अति स्त्रावण होने लगे तो इसके कारण एक्रोमेगेली रोग हो जाता है। अब आपको एक्रोमेगेली रोग का नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, इसमें जो व्यक्ति की टांगें होती हैं और जो हाथ होते हैं वो अत्यधिक लंबे हो जाते हैं और चेहरा गोरिल्ला की तरह हो जाता है। तो आई होप आपको ग्रोथ हार्मोन के पूरे फंक्शन समझ में आ गया होगा कि इसके अति स्त्रावण और अल्प स्त्रावण से क्या हानियाँ होती हैं बॉडी को। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड हार्मोन की, जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपको नाम से समझ में आ गया होगा, थायराइड यानी आपके थायराइड ग्लैंड की बात की जा रही है और स्टिमुलेटिंग मतलब उत्तेजना, यानी आपको थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करने वाला हार्मोन, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि ये आपके बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स होती हैं उनको भी नियंत्रित करता है। और दोस्तों बात करें हम अगले हार्मोन की, जिसका नाम है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक। तो आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि एडिनो यानी जो आपकी एडिनल ग्लैंड होती है ये उसको नियंत्रित करता है। और दोस्तों ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है और मेनली ये हार्मोन तभी स्रावित होता है जब आपके बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। तो आई होप आपको ये तीसरा हार्मोन भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं चौथे हार्मोन की, जिसका नाम है पुटिका प्रेरक हार्मोन, जिसको इंग्लिश में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोला जाता है। तो दोस्तों जो फॉलिकल हार्मोन होता है आपको नाम से समझ में आ गया होगा, यानी ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, यानी जो मादाओं में अंडाशय होते हैं उनके विकास के लिए, और अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है उसको नियंत्रित करता है। दोस्तों अभी हम लोग मादा एवं नर हार्मोन्स भी पढ़ेंगे आगे, तो आप बस अभी इतना समझ लीजिए। और पुरुषों में जो टेस्टिस के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है यानी स्पर्म्स का निर्माण होता है, वो भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है। अगला हम बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दोस्तों जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये महिलाओं में एस्ट्रोजन के साथ मिलकर अंडाशय से अंडाणुओं को निकलने में मदद करता है और ये गर्भधारण के लिए भी उपयोगी होता है, यानी गर्भधारण में जो अंडा निषेचन होता है उसको ग्रहण करने हेतु ये तैयार करता है। तो आपको भी यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का वर्क समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो आपको अलग ही इस हार्मोन का नाम से समझ में आ गया होगा कि ये दूध से संबंधित है। तो दोस्तों जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है इसको ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है और ये स्त्रियों में दूध ग्रंथि में दूध स्रावण को नियंत्रित करता है। तो आपको ये भी हार्मोन का काम समझ में आ गया होगा। अगला हम बात करते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो दोस्तों जो मेलेनोसाइट हार्मोन होता है ये आपके बॉडी का कलर को नियंत्रित करता है और आपके बॉडी में जितने भी तेल चकते होते हैं उन सब के लिए यही हार्मोन जिम्मेदार होता है। अगला हम बात करते हैं बेसोप्रेसिन या फिर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो क्या होते हैं इसके बारे में भी देखते हैं। और दोस्तों इससे पहले मैं आपको डाययूरेटिक ड्रग्स के बारे में बता दूं तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों डाययूरेटिक ड्रग वो ड्रग होती हैं जो आपके मूत्र के स्त्रावण को बढ़ा देती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं इस हार्मोन का क्या कार्य रहता है। तो ये मूत्र में जो सांद्रण होता है यानी कंसंट्रेशन होता है उसको नियंत्रित करता है और वेसोप्रीन के अल्प स्त्रावण के कारण जो मूत्र में कंसंट्रेशन बढ़ जाता है यानी उसके जो तनुता होती है वो बढ़ जाती है और इसी स्थिति को डायबिटीज़ इंसिपिडियस भी कहा जाता है। अब अगला हम लोग हार्मोन की बात करते हैं ऑक्सीटोसिन। दोस्तों ये हार्मोन भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है क्योंकि आजकल इसका उपयोग जानवरों में अत्यधिक होता है। तो हम लोग देखते हैं कि इस हार्मोन का क्या कार्य होता है। तो हमारे शरीर में जितनी भी चिकनी पेशी होती हैं उन सबको ये संकुचित करने का कार्य करता है यानी संकुचित करने को प्रेरित करता है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम जब मादा में प्रसव होता है तो ये गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करता है। इसके कारण इसे जन्म हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका दूसरा काम होता है शिशु के जन्म के बाद स्त्रियों में दूध ग्रंथि से दूध का स्त्रावण करवाना और इसका गलत उपयोग भी हो रहा है। तो आजकल जितने भी दुधारू पशु होते हैं उनमें दूध का अति स्त्रावण करने के लिए यानी अधिक दूध प्राप्त करने के लिए उनको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है और इसका सब्जियों में भी प्रयोग होता है क्योंकि सब्जियों में ये इंजेक्शन देने के कारण सब्जियां एक दिन में काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। तो हाल ही में गवर्नमेंट ने इस पर बैन भी लगा दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जितने भी पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होते हैं उन सब के बारे में हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं अगली ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन की। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि की। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्थिति। तो जो थायराइड ग्रंथि होती है वो आपके गले में पाई जाती है। आप देख सकते हैं जो आपकी श्वसन तंत्र होता है उसमें जो आपकी श्वसन नली होती है उसके दोनों साइड ये ग्रंथि पाई जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं। ये पिंक कलर की ग्रंथि यही है थायराइड ग्लैंड। दोस्तों इससे दो टाइप के हार्मोन स्रावित होते हैं, एक है थायरोक्सिन
जिसे T4 के नाम से भी जाना जाता है, और एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे बोलते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन, जिसे T3 के नाम से जाना जाता है। इससे ये 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, तो आपको इन दोनों के नाम भी याद रखने हैं। और दोस्तों, जो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, इसका सबसे मुख्य कार्य होता है बुद्धि को नियंत्रित करना और शरीर का विकास करना। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि थायराइड ग्रंथि के अल्प स्रावन के कारण कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं। तो इससे सबसे पहले डिसीज़ होती है क्रिटिनिज्म। दोस्तों, जो क्रिटिनिज्म रोग होता है ये बच्चों में होता है, जिसके कारण उनका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी उनमें बोनापन हो जाता है और वो बच्चे मंदबुद्ध हो जाते हैं, यानी उनकी जो बुद्धि होती है वो मंद बुद्धि हो जाती है। तो ये पहला रोग है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा रोग, जिसे बोलते हैं मिक्सोडीमा। दोस्तों, जो मिक्सोडीमा रोग होता है ये वयस्कों में होता है और ये थायरोक्सिन के अल्प स्रावन के कारण होता है। और इस रोग में जो मनुष्य होती है उसकी धड़कन कम हो जाती है, उसके शरीर का तापमान निम्न हो जाता है और पेशियों में थकान रहती है। और अगले रोग की बात करें तो घेंगा रोग, जिसको आपने सुना होगा नाम, इसको इंग्लिश में गोइटर बोला जाता है, और ये रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो इसमें जो आपकी थायराइड ग्रंथि हो जाती है वो फूलकर बड़ी हो जाती है, इसलिए आपने टीवी में देखा होगा, ऐड आता है कि आप आयोडीन युक्त नमक खाइए, जिसके कारण आपकी जो थायराइड ग्रंथि होती है वो फूले ना और आपके शरीर में हार्मोन का स्रावन सही तरीके से होते रहे। और दोस्तों, थायरोक्सिन ग्रंथि के अति स्रावन से भी रोग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रेप्स। जो दोस्तों ग्रेप्स रोग होता है जिसमें रोगी की आँख बाहर निकल आती है तथा जो उसमें उपापचय दर होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो इस रोग को ग्रेप्स रोग के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, आयोडीन की अधिकता के कारण एक और रोग होता है जिसको हाशिमोटो रोग कहा जाता है। तो देखते हैं कि हाशिमोटो रोग क्या होता है। तो दोस्तों, जो हाशिमोटो रोग होता है वो आनुवंशिक कारणों, लिंग हार्मोन और आयोडीन के अत्यधिक सेवन के कारण होता है। तो दोस्तों, जो हाशिमोटो रोग होता है इसमें हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो हार्मोन का कम स्रावन करने लगती है, जिससे हमारे शरीर को ऐसा प्रतीत होता है कि ये हार्मोन हमारे शरीर का भाग नहीं है। और हमारे बॉडी में आपको जैसा कि पता है प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है, तो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं इस ग्रंथि को नष्ट करने लगती है, क्योंकि उनको ऐसा प्रतीत होता है ये हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है। तो इसके कारण जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। तो आपको हाशिमोटो रोग भी याद रखना है कि क्या होता है। अक्सर आपके एसएससी एग्ज़ाम में स्पेशली आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको थायराइड ग्लैंड कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ग्लैंड। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड की। तो दोस्तों, जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके जस्ट पीछे पैराथायरॉयड ग्लैंड रहती है। आपने अभी देखा था थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि उसके जस्ट पीछे आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड दिख रही होगी। और पैराथायरॉयड ग्रंथि से पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है जो कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है वो कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है बॉडी में। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हर हार्मोन के अति स्रावन और अल्प स्रावन के कारण कुछ ना कुछ रोग होते हैं, कुछ ना कुछ परेशानी होती है। तो दोस्तों, जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है इसके कम स्रावन के कारण बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो पेशियाँ होती हैं उनमें ऐंठन आ जाती है और उनमें कंपन होने लगता है। यदि हम सीधी भाषा में कहें तो हमारी जो कंकाल पेशियाँ होती हैं उनके फैलाव की क्षमता कम हो जाती है, और ये सिर्फ कैल्शियम के कमी होने के कारण होता है। और अब हम बात करते हैं अति स्रावन के कारण क्या होता है। तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है इसके अति स्रावन के कारण हड्डियों में कैल्शियम का निष्कासन होने लगता है, यानी जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उसमें कैल्शियम बाहर निकलने लगता है, जिसके कारण जो हड्डियाँ होती हैं वो पतली हो जाती हैं। और इसे एक रोग के नाम से जाना जाता है जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। तो अगर आपके पेपर में कभी आ जाए कि ऑस्टियोपोरोसिस किस कारण होता है, तो आपको वहाँ पे बताना है कि ये पैराथायरॉयड जो हार्मोन होता है उसके अति स्रावन के कारण होता है, और इसमें जो हड्डियाँ होती हैं उनसे कैल्शियम निकलने लगता है। तो यहाँ पे आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड यानी एड्रिनल ग्रंथि की। तो जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे होंगे, जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो आपके किडनी के ऊपर पाया जाता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये दोनों किडनी पे पाए जाते हैं, यानी ये दो जोड़ी होते हैं, और ये दो भागों के मिलके बने होते हैं, जिनमें से जो ऊपरी भाग होता है उसको कॉर्टेक्स बोला जाता है, और जो अंदरूनी भाग होता है उसको मेड्यूला बोला जाता है। दोस्तों, जो एड्रिनल ग्लैंड का मुख्य कार्य होता है वो आपके ब्लड शर्करा को नियंत्रित करना होता है, यानी आपके ब्लड में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। और अगर इसकी कमी देखी जाती है तो ये प्रोटीन और वसा को जलाने लगता है और शुगर की भरपाई करता है, और इसी के साथ साथ ये तनाव पर भी प्रतिक्रिया करता है, रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये दो भागों का मिलकर बना होता है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। तो हम लोग इनके बारे में भी देखते हैं।
तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो देखते हैं कि इसके क्या क्या कार्य रहते हैं और कौन कौन से हार्मोन स्रावित करता है। तो दोस्तों जो कॉर्टेक्स होता है ये भी 3 लेयरों का बना होता है और ये तीनों लेयर में से अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। और दोस्तों इससे सबसे पहला जो हार्मोन स्रावित होता है उसे बोलते हैं एल्डोस्टेरोन और ये हार्मोन रक्त दाब को नियंत्रित करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एल्डोस्टेरोन का क्या काम होता है। अब दूसरा हार्मोन की बात की जाए तो दूसरा हार्मोन जो स्रावित होता है उसका नाम है कॉर्टिसोल। दोस्तों जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है यह तनाव की स्थिति में रिलीज होता है और विषम परिस्थितियों में लड़ने के लिए सहायता करता है। जैसे कि आपकी अचानक किसी से लड़ाई हो जाए तो उस टाइम ये हार्मोन रिलीज होता है। तो आपको याद रखना है कि कॉर्टिसोल भी आपके जो कॉर्टेक्स होता है यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है उससे स्रावित होता है। अब बात करें हम लोग तीसरे हार्मोन की जो कि आपके कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, तो वो है एंड्रोजन। दोस्तों जो एंड्रोजन हार्मोन होते हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं और जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं लगभग वो आपके प्रजनन से संबंधित होते हैं। तो जो एंड्रोजन हार्मोन होता है ये पुरुषों में प्रजनन के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में पता चल गया होगा डिटेल में कि इसकी 3 लेयर से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। अब हम बात करते हैं मेड्यूला की। उससे पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। और दोस्तों जो मेड्यूला होता है ये एड्रिनल ग्लैंड का आंतरिक भाग होता है और जैसा कि मैंने आपको बताया था, और इससे 2 टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं। एक का नाम है एड्रेनालिन और दूसरे का नाम है नॉन एड्रेनालिन। तो हम इन दोनों का काम देखते हैं कि एड्रेनालिन क्या करता है और नॉन एड्रेनालिन किस तरह से कार्य करता है। और दोस्तों इन्हें स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कभी भी तनाव के समय या खतरे के समय यह आपके मस्तिष्क को सिग्नल भेजता है जिसके कारण आपके जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वो हार्मोन का स्रावन करने लगती है, इसलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसके कारण जो रक्त का प्रवाह होता है वो मेनली आपके मस्तिष्क यानी ब्रेन की ओर और पेशियों की ओर कर देता है। तो आपको इस हार्मोन का समझ में आ गया होगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो एड्रेनालिन हार्मोन होता है इसका नियंत्रण पीयूष ग्रंथि से ना होकर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। और कभी भी बॉडी का रक्त दाब कम होता है यानी ब्लड प्रेशर कम होता है तो ऐसी स्थिति में एड्रेनालिन दिया जाता है रोगी को। और दोस्तों जो नॉन एड्रेनालिन होता है ये जस्ट एड्रेनालिन के अपोजिट वर्क करता है यानी इसका उल्टा काम करता है। तो यहाँ पे आपको दोनों समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम देखते हैं अगले ग्लैंड के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग पीनियल ग्लैंड। और दोस्तों जो पीनियल ग्लैंड होती है इसको तीसरी आँख का अवशेष भी कहा जाता है क्योंकि जो आपका मस्तिष्क का अग्र भाग होता है दोस्तों यहाँ पे आपका सिर शुरू होता है, ये आपकी यहाँ पे आँखें पाई जाती हैं। तो उसके बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि आँखों के मध्य वाले भाग में यानी आपके जो मस्तिष्क होता है यानी आपका हम लोग हिंदी भाषा में कहें तो आपका जो माथा होता है उसके बीच में पाई जाती है, इसलिए इसे तीसरी आँख का अवशेष भी कहा जाता है। और इससे 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। सबसे पहला हार्मोन स्रावित होता है मेलाटोनिन और जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो मेलानिन के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है यानी मेलानिन का संश्लेषण करता है। और दोस्तों जो मेलानिन होता है एक वर्णक होता है जो आपकी त्वचा, आँख, आपके बाल का कलर इन सबको नियंत्रित करता है और यह जैविक घड़ी को भी नियंत्रित करता है। और दोस्तों जैविक घड़ी की हम बात करें तो आपके शरीर का नियमन करती है, जैसे कि आपके सोने जागने का चक्र, आपके शरीर का तापक्रम या फिर जो मानसिक चक्र होता है उसका निर्धारण करती है। और एक रोचक बात आपको बताना चाहता हूँ पीनियल ग्लैंड के बारे में। दोस्तों जो पीनियल ग्लैंड होती है वो लगभग 10 वर्ष की आयु के पश्चात जो पीनियल ग्लैंड होती है इसमें कैल्शियम के लेवल जमा होने लगते हैं जिसके कारण ये नष्ट हो जाती है। और जो ये कण होते हैं इनको मस्तिष्क की रेत के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों पीनियल ग्लैंड से स्रावित होने वाला दूसरा हार्मोन है सेरोटोनिन। दोस्तों जो सेरोटोनिन हार्मोन होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है। और दोस्तों आपको न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन के बारे में नहीं पता होगा तो मैं बता दूं। दोस्तों आपके बॉडी में जितने भी तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं उनके बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर के कारण ही होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा जो सेरोटोनिन होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है और यह आपके शरीर में जितना भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं द्वारा उसको नियंत्रित करता है और आपके शरीर में जितनी भी रक्त वाहिकाएँ होती हैं उनको सिकोड़कर रक्त दाब को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे आपको सेरोटोनिन का कार्य समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अब अगले हार्मोन की जिसका नाम है एडिनोग्लोमेरुलोट्रोपिन। ये तीसरा हार्मोन है। और दोस्तों जो ये हार्मोन है ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। तो आई होप यहाँ पे आपको पीनियल ग्लैंड के सारे कार्य समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में। आपके बॉडी में ये ग्लैंड भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम देखते हैं कैसे।
तो आपको सबसे पहले इसकी लोकेशन बता दूं तो जो आपके फेफड़े होते हैं उन दोनों के मध्य पाई जाती है और हृदय तथा महाधमनी के थोड़ा सा ऊपर पाई जाती है। और इसका जो वजन होता है लगभग 10 से लेकर 12 ग्राम होता है। और जैसे जैसे शरीर बढ़ता जाता है यानी हमारी एज बढ़ती जाती है, इसका वजन भी बढ़ता जाता है। और जब यौन अवस्था में हम पहुंच जाते हैं तो इसका वजन लगभग 20 से लेकर 30 ग्राम होता है। और जैसे जैसे हम लोग वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ते जाते हैं इसका वजन भी कम होता जाता है। लगभग जब हम वृद्ध अवस्था के हो जाते हैं तो इसका जो भार होता है वो 3 से लेकर 6 ग्राम बचता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम यौन अवस्था में होते हैं तब सबसे ज़्यादा ये परिपक्व होती है। और दोस्तों जो थाइमस ग्लैंड होती है इसके द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है थाइमोसिन। दोस्तों जो थाइमोसिन हार्मोन होता है ये आपके प्रतिरक्षा तंत्र के लिए उपयोगी होता है। ये आपके बॉडी में टी सेल जितनी भी पाई जाती है उनका निर्माण को बढ़ा देती है, जिससे आपके जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको सहायता मिलती है। और दोस्तों जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया, जो थाइमस ग्लैंड होती है वो ख़त्म होती जाती है यानी छोटी होती जाती है। इसलिए जो आपने वृद्ध लोगों को देखा होगा तो उनमें डिसीज़ ज़्यादा जल्दी लग जाती है क्योंकि उनमें जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो कमज़ोर हो जाता है। और जो थाइमस ग्लैंड होती है वो मेनली आपके प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे आपको थाइमस ग्लैंड का भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ग्लैंड की। दोस्तों अगली ग्लैंड है आपकी पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया जो अग्नाशय होती है वो आपकी मिस्ट्रेट ग्लैंड है यानी संयुक्त ग्रंथि है, क्योंकि ये बाह्य स्रावित ग्रंथि और अंतः स्रावित ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करती है। सबसे पहले हम लोग बात करें बाह्य स्रावित ग्रंथि की तरह कार्य की, तो आपको पता है कि जो पैनक्रियाज होता है वो पैनक्रियाटिक जूस का स्रावण करता है जो कि आपके भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो इस तरह से ये बाह्य स्रावित ग्रंथि की तरह कार्य करता है। अब हम देखते हैं कि ये अंतः स्रावित ग्रंथि की तरह कैसे कार्य करता है। और दोस्तों जो पैनक्रियाज के अंतः स्रावित ग्रंथि का भाग होता है वो पैनक्रियाज के लगभग 1 से लेकर 2% भाग का बना होता है। और इसमें मुख्यतः 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम लैंगरहैंस द्वीप कहते हैं। तो दोस्तों जो 4 कोशिकाएं उनमें उनके नाम हैं अल्फा, बीटा, लेम्डा और एफ सेल्स। ये 4 कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो बात करते हैं हम लोग अल्फा। दोस्तों जो अल्फा सेल होती है ये ग्लूकोन नामक हार्मोन को स्रावित करती है। और दोस्तों जो ग्लूकोन हार्मोन होता है वो ग्लूकोज की मात्रा रक्त में सामान्य रखने की कार्य करता है। और जैसे कि आपको पता होगा जो हमारे यकृत होता है यानी जो हमारे लीवर होता है उसमें ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। तो जब इस हार्मोन को ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे खून में रक्त में शुगर की मात्रा कम हो गई तो ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है, तो जिसके कारण रक्त को ग्लूकोज की आवश्यक मात्रा मिल जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम जब बात करते हैं बीटा सेल्स की, तो दोस्तों जो बीटा सेल होती है इससे सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। और दोस्तों आपने इसका नाम अक्सर सुना होगा क्योंकि इसी हार्मोन के अल्प स्रावन के कारण डायबिटीज़ हो जाता है। और दोस्तों जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये पेप्टाइड हार्मोन होता है और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो रक्त में पाए जाने वाले शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना। और जो ग्लाइकोजन होता है वो यकृत में संचित होता है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले हार्मोन में बताया था जो अल्फा सेल्स द्वारा रिलीज होता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंसुलिन के कमी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है जिसे इंग्लिश में डायबिटीज़ कहा जाता है। और इसमें जो रक्त में शर्करा पाई जाती है उसका पाचन नहीं हो पाता है और वो आपके मूत्र मार्ग के द्वारा सही से बाहर निकल जाती है। इसलिए जो आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनको खाने की ज़्यादा आवश्यकता होती है, उनको भूख ज़्यादा लगती है क्योंकि उनके शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है, क्योंकि जो अतिरिक्त शुगर होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ना करके यह मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकल देता है। और दोस्तों जो सेल होती है इसके द्वारा भी एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है सोमेटोस्टेटिन। और ये हार्मोन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। और दोस्तों जो एफ सेल होती है इनके द्वारा पैनक्रियाटिक पेप्टाइड्स का स्रावन होता है और जो हमारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम लोग इसको भी नहीं पढ़ेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे पैनक्रियाज का भी वर्क समझ में आ गया होगा कि ये बाह्य स्रावित और अंतः स्रावित ग्रंथि की तरह किस तरह से वर्क करता है। तो हम देखते हैं अब अगले ग्लैंड के बारे में। दोस्तों जो अगला ग्लैंड है वो जनन अंग है। तो हम यहाँ पे देखते हैं नर हार्मोन यानी जो पुरुषों में जो हार्मोन निकलता है, तो पुरुषों में जो हार्मोन निकलता है उसको एस्ट्रोजन कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि मनुष्य में टेस्टिस पाई जाती हैं जिनकी संख्या 2 होती है। तो इन्हीं टेस्टिस द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज होता है और इनमें से सबसे प्रमुख हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि पुरुषों में पुरुषत्व के विकास के लिए यानी पुरुषों में दाढ़ी मूछ इन सब के लिए उपयोगी होता है। और दोस्तों जो एंड्रोजन हार्मोन होता है
वो स्त्री और पुरुष दोनों में स्रावित होता है, परंतु स्त्रियों में ये हार्मोन कम स्रावण होता है। यदि स्त्रियों में ये हार्मोन अति स्रावण होता है तो इसको विरिलिज्म कहा जाता है। और दोस्तों विरिलिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो स्त्री होती है उनके मूंछ दाढ़ी उगने लगती हैं। और दोस्तों पुरुषों में एस्ट्रोजन के अति स्रावण के कारण एक रोग होता है जिसे बोलते हैं गायनेकोमास्टिया। और दोस्तों इस रोग में जो पुरुषों की आवाज़ है वो पतली होने लगती है और दूध ग्रंथियों का विकास हो जाता है, यानी जो दूध ग्रंथि होती हैं वो विकसित हो जाती हैं। तो आपको इन दोनों डिसीज़ को भी याद रखना है। तो आपको एंड्रोजन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग मादा हार्मोन यानी फीमेल हार्मोन्स की। तो दोस्तों जो मादा में हार्मोन रिलीज होते हैं वो दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजेंस और दूसरा होता है प्रोजेस्टेशनल हार्मोन। और दोस्तों जो फीमेल होती हैं उनमें जो गर्भनाल होती है वो अंतःस्रावित ग्रंथि की तरह कार्य करती हैं, जिनमें से लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन आदि का स्रावण होता है। और ये हार्मोन नारी विकास हार्मोन्स कहलाते हैं, जो कि मादा में लैंगिक लक्षणों में सहायक होते हैं। और दोस्तों जो एस्ट्रोजन होता है वो लड़कियों में स्तन, अंडवाहिनियों, गर्भाशय और योनि के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रोजेस्टेशनल हार्मोन की, जिसे ल्यूटियल हार्मोन भी कहा जाता है। और दोस्तों इस हार्मोन का स्रावण कॉर्पस लुटियम के द्वारा होता है, इसलिए इसको लुटियम हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास के लिए प्रेरित करता है। और दोस्तों जो महिलाओं में अंडाशय होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मादा हार्मोन और नर हार्मोन के बारे में पता चल गया होगा कि दोनों के क्या क्या कार्य होते हैं और कहाँ से स्रावित होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारी ग्रंथियाँ कौन कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उनसे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों इसी के साथ हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का क्रैश कोर्स भी चला रहे हैं, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। वो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में अक्सर एक ना एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो उसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें शॉर्ट में कवर की हैं, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पादप हार्मोन। और हमने पादपों के बारे में अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है पादप हार्मोन्स, क्योंकि एग्जाम्स में इससे ऊपर क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो उससे पहले हम लोग ये शुरू करें, सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे बेल आइकन का भी निशान आ रहा होगा, उसको भी आप क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पादप हार्मोन्स होते क्या है। तो पौधों में जैविक क्रियाओं को नियंत्रित एवं उनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। और ये पौधों की वृद्धि एवं अनेक उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित एवं प्रभावित करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पादप हार्मोन्स यानी प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं। तो जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन यानी ग्रोथ स्टिमुलेटर, और दूसरा होता है वृद्धि निरोधक यानी ग्रोथ इनहिबिटर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वृद्धि प्रवर्धक। तो आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ये वृद्धि दर को बढ़ा देते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन। तो ये तीन हार्मोन्स जो हैं वो वृद्धि को बढ़ा देते हैं, यानी ग्रोथ स्टिमुलेटर हार्मोन की तरह कार्य करते हैं। और दोस्तों वहीं पे जो वृद्धि निरोधक हार्मोन्स होते हैं ये वृद्धि दर को कम कर देते हैं, जैसे कि एथिलीन। ये सब वृद्धि निरोधक यानी ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स की यानी ग्रोथ स्टिमुलेटर हार्मोन्स की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सिन। तो दोस्तों जो ऑक्सिन होता है पौधों में सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, और ये पौधों के ऊपरी सिरों में पाया जाता है, जैसे कि पत्तियों के किनारों में, जिससे वो विकास कर सकें। और ये कोशिकाओं के दीर्घीकरण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। और इसके हम लोग उपयोगिता की बात करें तो जो ऑक्सिन हार्मोन होता है ये अधिक मात्रा में तने की वृद्धि को प्रेरित करता है, जबकि कम मात्रा में जड़ की वृद्धि को, यानी ये तने को अधिक वृद्धि देता है और जड़ को कम। और ये कायकी जनन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जैसे कि आपको हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कायकी जनन क्या होती है। इसमें जो पौधे होते हैं उनके किसी पार्ट को लेकर सीधे उनसे नए पौधों का निर्माण कर लिया जाता है। जैसे कि आपने गुलाब देखा होगा, तो गुलाब की जो टहनी होती है उसको सीधे ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, उसके बाद वो खुद ही एक पौधे के रूप में विकसित हो जाती है। तो कायकी जनन में भी इसकी भूमिका होती है, जिससे नया पौधा तैयार किया जा सके। और ऑक्सिन का उपयोग खेतों में भी किया जाता है। इसके छिड़काव से जो खरपतवार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और जो ऑक्सिन होता है वो कुछ पौधों में पुष्पन को प्रेरित करता है। और ये जो पौधे होते हैं उनके फल एवं पत्तियां और जो पुष्प होते हैं उनको शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाता है, यानी स्टार्टिंग में ही उनको गिरने नहीं देता।
तो यहाँ पे आपका ऑक्सीन ख़त्म हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जिब्रेलिन्स की। तो जो जिब्रेलिन्स होता है ये जटिल कार्बनिक यौगिक है और ये पौधे के ऊपरी सिरों में और ये भ्रूण में बनता है और ये पौधे के सभी भाग में वृद्धि करता है। और जैसा कि हमने देखा था, जो ऑक्सीन होता है वो तने की वृद्धि के लिए होता है, परंतु जो जिब्रेलिन्स हार्मोन होता है ये पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक होता है और उनकी जरा अवस्था को रोकता है ताकि उनमें जो फल होते हैं वो पेड़ से अधिक समय तक लगे रहें। और जो जिब्रेलिन्स होता है ये बीजों में प्रसुप्ति तोड़ने के लिए भी उपयोगी होता है, यानी जो उनमें प्रसुप्त अवस्था पाई जाती है जिसके कारण वो अंकुरित नहीं होते हैं उसको तोड़ता है और उनको अंकुरित के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पे आपका जिब्रेलिन खत्म हो गया। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं साइटोकाइनिन। तो जो साइटोकाइनिन होते हैं पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जिनमें कोशिका विभाजन की क्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है, जैसे कि जड़ की जो आगे का सिरा होता है उनमें, कलिकाओं में, इन सब में पाया जाता है। और इसकी उपयोगिता की बात करें तो ये अंग निर्माण में सहायक होता है, यानी अंग निर्माण को नियंत्रित करता है और प्रसुप्ति काल को कम करता है, कोशिका विभाजन की दर को बढ़ा देता है। तो ये साइटोकाइनिन के कुछ कार्य थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इथिलीन। और दोस्तों जो इथिलीन होता है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले पादप हार्मोन में एक है। तो जो इथिलीन होता है वो पौधों में गैसीय अवस्था में पाया जाता है और इसका सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है वो कच्चे फल को पकाना होता है। और उसके अलावा जो इथिलीन होता है ये एक वृद्धि अवरोधक हार्मोन भी है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की। तो दोस्तों जो एब्सिसिक एसिड होता है ये पादपों में वृद्धि एवं उसके उपापचय को निरोध करता है, यानी उसको अवरुद्ध करता है और कोशिका विभाजन को मंद करता है या फिर रोकता है, जिससे जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है, इसलिए इसे वृद्धि निरोधक हार्मोन भी कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे एब्सिसिक एसिड भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्लोरिजेन। तो जो फ्लोरिजेन हार्मोन होता है ये पादपों में पुष्पन को प्रेरित करता है और जो इसका निर्माण होता है वो पत्तियों में होता है। तो यहाँ पे आपके पादप हार्मोन्स खत्म हो गए। और इसके बाद दोस्तों हम लोग दो ऐसे चीज़ों की बात करते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक होता है वसंतीकरण और दूसरा होता है प्रसुप्ति। तो इन दोनों को हम देखते हैं। तो जो वसंतीकरण होता है यह शीघ्र पुष्पन को प्रेरित करते हैं और ऐसा करने के लिए यह उनका जो तापमान होता है उसको कम कर देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी सहायता से पादपों में कम समय में अधिक फल प्राप्त किए जाते हैं और वसंतीकरण की प्रक्रिया के द्वारा द्विवर्षीय फसलों को एक वर्षीय फसलों में बदला जा सकता है। तो इसलिए वसंतीकरण आवश्यक है आपके लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रसुप्ति यानी डोरमेंसी। तो जितने भी पौधे होते हैं उनमें कलिकाओं, बीजों, ट्यूबर, राइबोसोम आदि के प्रसुप्त रहना या अंकुरित ना होना प्रसुप्ति कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पादप हार्मोन खत्म हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को जितना जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।